हेलो बच्चों, क्लास 9 में हमने डेमोक्रेसी के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा कर ली है। अब क्लास 10 में चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग सिविक्स का देखते हैं। देखिए, क्लास 9 में देखा था कि किसी एक आर्गन के पास, डेमोक्रेसी में किसी एक आर्गन के पास पावर नहीं रहना चाहिए। पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वे। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होता है? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग मतलब पावर को लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में डिस्ट्रीब्यूट करना, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। और वर्टिकल पावर शेयरिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को स्टेट गवर्नमेंट में देना और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पावर को फर्दर लोकल गवर्नमेंट को देना, इसे बोलते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है और इसके बिना डेमोक्रेसी अच्छे से रन नहीं कर सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी का काम ही है कि सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटी देना गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, और अगर पावर शेयरिंग अच्छे से नहीं होगा तो सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटी कम मिलेगा। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम दो कंट्री के बारे में देखेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। दोनों कंट्री का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो हरियाणा स्टेट के बराबर है। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। श्रीलंका भी एक देश है। ये कहां पर है? श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, मतलब ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। इंडिया का एक स्टेट है तमिलनाडु, उससे कुछ ही किलोमीटर दूर समुद्र में एक देश है, जिसे बोलते हैं श्रीलंका। बेल्जियम का पॉपुलेशन लिटिल ओवर 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है। श्रीलंका का पॉपुलेशन वो भी लगभग 2 करोड़ है। बेल्जियम का पॉपुलेशन 1 करोड़ यानी नियर अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, और श्रीलंका का पॉपुलेशन नियरली इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आता है एथनिक कंपोजिशन। दोनों कंट्री का में कौन कौन से लोग रहते हैं, उनका एथनिक कंपोजिशन। एथनिक कंपोजिशन क्या होता है? एथनिक मतलब ये होता है कॉमन कल्चर। एथनिसिटी में होता है कॉमन कल्चर। जैसे अगर एक ही रिलीजन के लोग रहेंगे तो उनके अंदर एक कॉमन रिलीजन को प्रैक्टिस करने का एक कल्चर होगा। एक ही लैंग्वेज के लोग होंगे तो उनके अंदर एक कॉमन फीलिंग आएगी कि हाँ, हम एक ही भाषा के लोग हैं। जैसे मुंबई में लोग अगर उत्तर प्रदेश के लोग मिलते हैं तो लोग हिंदी भाषी हैं या भोजपुरी बोलते हैं, तो वो लोग वहां पे जाकर के उनको एक ही फीलिंग आती है, क्योंकि एथनिक ग्रुप सब एक ही है। हिंदी, मराठी, और महाराष्ट्र का लोग का एथनिक ग्रुप है मराठी है, वो सब है। तो ऐसे एथनिक ग्रुप कई तरह से डिवाइड हो सकता है रिलीजन के अकॉर्डिंग। एथनिक ग्रुप जैसे आप लोग अगर अपने रिलीजन में अपने आप को, अगर 2-4 लोग आपके रिलीजन के लोग रहते हैं तो आप लोग सेफ महसूस करते हैं कि हाँ, कि हमारा सेम कल्चर है, सेम कल्चर प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ही कास्ट भी अगर सेम रहे तभी कॉमन बिहेवियर शो करते हैं। तो कास्ट भी क्या है? एक एथनिक कंपोजिशन है। और रिलीजन भी एक इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा लैंग्वेज भी एक इम्पॉर्टेंट एथनिक कंपोजिशन शो करता है, एक एथनिक ग्रुप बनाता है। जैसे हिंदी बोलने वाले लोग का अलग एथनिक ग्रुप है, मराठी बोलने वालों का अलग एथनिक ग्रुप है। मतलब एथनिक ग्रुप मतलब कॉमन चीजें। जैसे हमारे यूपी का कोई भी हो, उनके अंदर एक कॉमन चीज क्या है? कोई भी धर्म, कोई भी जात का हो, उनके अंदर एक कॉमन चीज है कि वो हिंदी बोलते हैं। यूपी, बिहार, हरियाणा, यहाँ पे अगर हिंदी बोलेंगे तो आप सभी लोग समझ भी जाएंगे और आपसे बात भी कर सकते हैं हिंदी में। तो एक एथनिक कंपोजिशन क्या हो गया? यूपी, बिहार, इन सब एरिया में एथनिक कंपोजिशन हो गया आपका हिंदी स्पीकर्स। और ऐसे एक और एथनिक कंपोजिशन रिलीजन होता है। अगर एक धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं तो उनको एक रिलीजन भी एक एथनिक कंपोजिशन है। और कास्ट, कभी कभी क्या होता है, रेस भी होता है कि ब्लैक वाले, जैसे अमेरिका में चल रहा है कि ब्लैक वाले और व्हाइट वालों में झगड़ा हो रहा है, तो ब्लैक वाले जो हैं उनका अलग एथनिक कंपोजिशन है और व्हाइट वालों का अलग एथनिक कंपोजिशन है। तो उनके बीच में भी
अलग अलग अपने ग्रुप में, अपने ग्रुप वालों के साथ रहने में कंफर्ट महसूस करते हैं लोग। तो ऐसे ही अगर एथनिक कंपोजिशन की बात करें लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, वैसे तो बहुत सारे यहाँ पे धर्म रहते हैं। श्रीलंका और बेल्जियम में काफी रिलीजन है, बौद्धिज्म है यहाँ पे श्रीलंका में, और इस्लाम है, मुस्लिम भी हैं, और मतलब हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। ऐसे बेल्जियम में भी काफी रिलीजन्स है। लेकिन अगर हम लैंग्वेज की बात करें, वहां पर धर्म का झगड़ा नहीं है। बेल्जियम और श्रीलंका में धर्म का झगड़ा नहीं है। वहां पे जो झगड़े हैं वो लैंग्वेज को लेकर के हैं। बेल्जियम में 59% पीपल डच स्पीकर हैं, 40% पीपल फ्रेंच स्पीकर हैं, और 1% स्पीकर जर्मन स्पीकर हैं। ऐसा क्यों है? क्यों इतने 3 तरह की भाषा वाले हैं? क्योंकि इनका, अगर आप बेल्जियम को देखें, बेल्जियम को जो नॉर्थ पार्ट है, यहाँ पर एक कंट्री है नीदरलैंड। ये सब एरिया में नीदरलैंड है, ये सब आसपास में, इसीलिए यहाँ के लोग, नीदरलैंड की भाषा क्या है? डच। ठीक है, तो यहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? डच बोलते हैं। ये पूरा एरिया फ्रांस से जुड़ा हुआ है, तो फ्रांस में कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच। तो फ्रेंच, इसीलिए यहाँ के लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट जर्मनी मिला हुआ है, तो यहाँ के लोग क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। ठीक है, तो ये रीजन बोलते हैं फ्लेमिश, इसे बोलते हैं वलोनिया, फ्लेमिश, वलोनिया, और इसी का पार्ट है, वलोनिया का ही पार्ट। मतलब 2 इनके पास है, 2 एरिया है, एक फ्लेमिश रीजन है और एक क्या है? वलोनिया रीजन है। तो अगर फ्लेमिश रीजन में लोग डच बोलने वाले हैं, यानी पूरे कंट्री का 59% क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। वलोनिया रीजन में लोग फ्रेंच बोलते हैं, 40% लोग, पूरे कंट्री का जितना भी पॉपुलेशन है उसका 40% डच बोलने वाले हैं, और 1% केवल जर्मन बोलते हैं। कैपिटल सिटी की अगर बात करें, कैपिटल सिटी मतलब ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स इनका कैपिटल है। ये ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स बेल्जियम का कैपिटल है। यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। डच कहाँ की भाषा? नीदरलैंड की। अब क्योंकि नीदरलैंड से सटा हुआ है देश, फिर यहाँ नीदरलैंड का लैंग्वेज यहाँ बोला जाता है। अब ब्रिटेन, अगर पूरे आप यूरोप की बात करें तो वहाँ मेनली जो लैंग्वेज बोला जाता है वो जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश, स्पेनिश, यही सब लैंग्वेज वहां पे बोला जाता है। रोमन भी बोला जाता है। तो ये रहा आपका बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन। श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका के पॉपुलेशन वही बता दिए। एथनिक कंपोजिशन की बात करें, श्रीलंका में 74% से ज्यादा, यानी 75 के करीब हो गया है। ये सिंहाला, एक वहां की भाषा सिंहलीज। सिंहाला जैसे हमारे हिंदी और मराठी और भाषाएं है ना, ऐसे वहां पे एक भाषा है सिंहाला। तो सिंहाला बोलने वाले कुल कितने लोग हैं? 74% या इससे थोड़ा ज्यादा ही हैं। तमिल बोलने वाले 18% लोग हैं, तमिल भाषा। हमारे भी कंट्री में एक स्टेट है तमिलनाडु, वहां की भाषा भी क्या है? तमिल है। तो तमिल बोलने वाले 18% हैं, और बाकी जो 7-8% जो बच रहा है वो दोनों बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं और सिंहाला भी बोलते हैं। 30, अब इसमें 18% जो तमिल स्पीकर है उसमें 13% कौन है? श्रीलंकन तमिल है, श्रीलंका के ही नेटिव तमिल है, मतलब वहीं पे रहते आए हैं। आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, जो रेड रेड है ना, ये तमिल वाले हैं, श्रीलंकन तमिल है। और जो ये येलो येलो दिख रहा है, ये सिंहलीज हैं, सिंहलीज बोलने वाले यहाँ रहते हैं, येलो वाली जगह पे। ठीक है, और इस जगह पे श्रीलंकन तमिल रहते हैं। और ये जो आपको डार्क डार्क दिख रहा है, ये सब आपका ये इंडियन तमिल है। अब इंडियन तमिल कहाँ पहुंच गया? वहां पे इंडियन तमिल, ये ब्रिटिशर्स इनको लेबर के रूप में ले गए थे। प्लांटेशन जो होता था, प्लांटेशन, रबड़ प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, इन सब प्लांटेशन में लेबर के रूप में इंडिया के तमिल को वहां पे ले गए थे। अब बाद में वहीं के मूल निवासी बन गए, तो वे इंडियन तमिल हैं। ये नियर अबाउट कितने हैं? 5% हैं। तो ये कंपोजिशन है। और ये जो यहाँ पे फ्रेंच स्पीकर्स हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी में है। यहाँ पे माइनॉरिटी में कौन है? तमिल। लेकिन बेल्जियम में जो माइनॉरिटी थे वो बहुत रिच हैं वहाँ के। अगर फ्रेंच स्पीकर्स को देखा जाए तो उनका इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बेटर है, जबकि डच वालों का भले से मेजॉरिटी में है लेकिन उनका इकोनॉमिकल कंडीशन बेटर नहीं है। तो इसीलिए डच जो, क्योंकि मेजॉरिटी में थे, तो उन्होंने कई जगह पे इसके लिए डच और फ्रेंच में कई जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया 1950s और 1960s में।
और उनका डिमांड था डच वालों का कि हमें हर जगह जॉब में प्राथमिकता मिले, हमें हमारे ज्यादा सांसद बने, ज्यादा वो बने। तो ठीक है, तो झगड़े स्टार्ट हो गए 1950 से 1960 के बीच में, बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और उसके बाद क्या रिजल्ट हुआ, इसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। ऐसे श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका में भी सिंघाला जो थे मेजॉरिटी थे और ये तमिल माइनॉरिटी थे, तो सिंघाला मेजॉरिटी रीजन वहां फॉलो होने लगा। मतलब वहां पे जो सिंघाला जो है मेनली बौद्धिज्म है, बुद्धिस्ट हैं, तो बौद्धिज्म मैक्सिमम मतलब 75% के आसपास बौद्धिज्म वहां पे है। सिंघाला मैक्सिमम क्या है, बौद्धिस्ट है, और तमिल क्या है, हिंदू और मुस्लिम है। तो वहां पे जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, सिंघाला को हर जगह पे वैल्यू देना स्टार्ट कर दिया, मेजॉरिटी वालों का फॉलो करने का स्टार्ट कर दिया, बौद्धिज्म प्रैक्टिस होने लगा। तो वहां पे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और सिविल वार स्टार्ट हो गया। वहां पे सिविल वार वहां पे श्रीलंका में स्टार्ट हुआ। और अभी क्या कंडीशन है श्रीलंका का, इसको नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। और बेल्जियम में क्या कंडीशन, कैसे मामले को सुलझाया गया, झगड़े को डच और फ्रेंच के बीच में, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।